मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं किसी अर्श से फर्श पर आकर गिर गई हूँ और मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मेरे साथ इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई, मैं उसको कैसे फेस करूँ। बहुत दिन तक तो मैं रात को नींद की गोलियाँ लेके सोती थी। दुनिया जो है वो दो धारी तलवार है, इधर से भी काटती है, इधर से भी काटती है। तो अगर अच्छी तरह से ना तैयार होके जाओ तो वो कहेंगे ये रुल गई। अगर अच्छी तरह से तैयार होके जाओ, आप किसी को ना हो करो, किसी की परवाह ना करो, तो फिर कहेंगे इसको फ़र्क नहीं पड़ा, इसको तो अपने हस्बैंड की कोई याद ही नहीं है, तो ये तो विडो लगती ही नहीं है। 100 ऐसे सवाल करेंगे। और मेरावी के किनारे बॉम्ब ब्लास्ट में वो बॉम्ब टेस्ट करने गए थे, तो उनके हाथ में ही बॉम्ब जो है वो फट गया। हर दिन 40 सालों तक मैं अपने दर्द को अंदर ही अंदर समेटती रही, पीती रही दर्द को। कई बार मेरा दिल करता है मैं ज़ोर से रोऊं और मैं रो कर लिख दूं कि मेरे जो आंसू हैं वो मेरे शब्दों को भिगो दें। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इतिहास दस्तावेजों पर आधारित होता है। इतिहासकार हमेशा सच्चाई की, सबूतों की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये माना जाता है कि साहित्यकार कल्पना की उड़ान भरते हैं। ऐसा नहीं है कि साहित्यकार सिर्फ कल्पना में रहते हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, इसलिए साहित्य में भी समाज की सच्चाई होती है, लेकिन हाँ, उसमें कल्पना का समावेश होता है। और ये भी माना जाता है कि इतिहासकार और साहित्यकार दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। लेकिन जब इतिहासकार कविताएं लिखना शुरू कर दें तो वाकई ही थोड़ी सी हैरानी तो होती ही है। साथ में मन करता है ये जानने का कि इतिहासकार जो है साहित्यकार कैसे बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज उस शख्सियत की जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, इतिहास को पढ़ाते रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं इतिहास से संबंधित, लेकिन आजकल अपनी पहचान बना रहे हैं एक कवित्री के तौर पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मंजू वर्मा की। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपके जो हस्बैंड थे वो प्रशासन से जुड़े हुए थे, आईपीएस ऑफिसर थे, आप इतिहास से थे। इतिहास और प्रशासन का मेल कैसे हुआ? हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। वैसे वो भी इतिहासकार ही थे। अच्छा। तो मैंने 73 में एमए ज्वाइन की पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वहाँ वो एमए कर चुके थे। अच्छा। और वो वहाँ रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे। जब मैंने वहाँ एमए ज्वाइन की, वहाँ पर वो मुझे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिले। अच्छा। और वो तो बाय चांस वो आईपीएस में आ गए। 75 बैच के थे वो। जी। तो आईपीएस में आने के बाद वो रिसर्च छोड़ के तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। तो मैंने 75 में एमए कंप्लीट की और 77 में हमारी शादी हुई। जी। हाँ जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आपने पहले इतिहास को पढ़ा है, फिर पढ़ाया है, पीएचडी आपने करवाई है, इतने साल आपने टीचिंग में लगाए हैं। तो ऐसे कौन से अनुभव रहे इस दौर में जो आज भी आपको याद हैं? जब आप अकेले बैठती हैं, रिटायर हो चुकी हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें याद करके आज भी आप मुस्कुरा देती हैं या भावुक हो जाती हैं? जैसे आप पूछ रहे हैं अभी क्या अनुभव है, क्योंकि सितंबर 81 में मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई तो मैं बहुत ही अकेली हो गई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन वैसे एक बहुत बड़ा जो वैक्यूम है मेरी लाइफ में वो क्रिएट हो गया। और मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं किसी अर्श से फर्श पर आकर गिर गई हूँ, और मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मेरे साथ इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई, मैं उसको कैसे फेस करूँ। बहुत दिन तक तो मैं रात को नींद की गोलियां लेके सोती थी, क्योंकि मैं शेयर नहीं करती किसी के साथ, अपने घर वालों के साथ या बच्चों के साथ। बच्चे तो बहुत छोटे थे, तो फ्रेंड्स सर्कल में मैं किसी के साथ शेयर करना लाइक नहीं करती। मैं कोई भी मेरे साथ दुख हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मैं उसको अपने अंदर ही अंदर रखती हूँ, बहुत कम शेयर करती हूँ। कोई देखती हूँ कि मेरी कोई फ्रेंड में या किसी ने पूछा तो थोड़ी बहुत उसको बात बता दी। वैसे मैं ज़्यादा शेयर करना लाइक नहीं करती, क्योंकि
पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जो सुनने वाला है वो मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, और दूसरा वो पता नहीं क्या समझेगा, कैसे उसको रिएक्ट करेगा, मैं क्यों किसी को बताऊं। तो ये ऐसी सोच है। पर जो मैंने देखा कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स में बिज़ी भी रही। उनको मैं कह देती थी कि अगर आपको बाद में क्लास के बाद भी मिलना है या मेरे से कुछ पूछना है, मैं उनको वेलकम करती थी। ऐसे नहीं कि क्लास के बाद ही हो, कि कभी आप फ़ोन कर सकते हो, कभी मिल सकते हो, कुछ पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो मैंने अपना जो ज़्यादा टाइम है वो, क्योंकि कितना रोती मैं या कितना मैं उदास, तो मेरा मन बहुत था, लेकिन मैंने अपना टाइम जो है वो किसी न किसी काम में अपने व्यस्त करने के लिए लगाया। इस तरह से तय करने की, उसको पार करने की कोशिश की है। मैम, आपने ज़िक्र किया है कि आपके पति की मौत के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव आता है किसी लड़की की ज़िंदगी में, जो आपने भी ज़िक्र किया है, अकेलापन, कि कहीं ना कहीं हम सफ़र होता है जिससे हम हर एक बात शेयर करते हैं। जब वो हम सफ़र नहीं रहता, तो जैसे आपने भी बताया कि मैं अपने दुखों को अपने अंदर ही पी लेती थी, तो बहुत मुश्किल रहा होगा अपने 2 बच्चों को अकेले रहकर इस दुनिया में उनका पालन पोषण करना। वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैसी थी, वो इतनी आपको हिम्मत कहाँ से आती थी? जब भी आप बार बार टूटती थी तो वो हिम्मत कहाँ से लाती थी? आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बस हिम्मत मुझे ये था कि मैं मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली, फाइनेंशियली कभी किसी की हेल्प नहीं ली। हालांकि मेरे मदर फादर, मेरे जो इन लॉज थे, सब ठीक थे, अच्छे थे, ऐसी नहीं है। मेरे जो इन लॉज थे उनका भी, क्योंकि एक ही एक बेटा था, जवान बेटा, अभी 29 ईयर्स के भी नहीं थे, तो इतने छोटे से बच्चे की जब डेथ हो जाए और वो भी IPS ऑफिसर हो, तो दुख तो उनको भी बहुत था। तो सहारा वो भी देते थे, पर मैंने कोई ऐसे ज़्यादा उनके साथ भी मैं शेयर नहीं करती थी कि भी मैं कैसे होगा, क्या होगा। बस मैंने अपनी ज़िंदगी को यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन कर लिया। 28 सितंबर 1981 को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और 16 अक्टूबर 81 में शायद 17-18 दिन हुए होंगे मेरे हस्बैंड की डेथ को, तो मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बस मैं सिर्फ काम अपने आप को काम में ही इन्वॉल्व रखा। या डिपार्टमेंट जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, या फिर मैं कोई पेपर मार्किंग कर रही हूँ। फिर मैंने 1982 में मैंने PhD शुरू कर ली। तो बाय चांस मैंने जो अपना मेरा रिसर्च था वो वेमेन के ऊपर है। वो मैंने किया, रोल ऑफ वेमेन इन दी फ्रीडम मूवमेंट इन पंजाब। वो पंजाब की जो वेमेन हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, उनके ऊपर मैंने रिसर्च शुरू की। तो जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन औरतों को मिलूं जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दी है, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना अहम रोल दिया है। तो मैंने ऐसे एक बार अखबार में दुर्गा देवी वोरा के बारे में पढ़ा, तो दुर्गा देवी वोरा, फिर उसके बाद मैंने कुछ और सर्च किया, तो मुझे बहुत सारी ऐसी औरतें मिली जो अलाइव थी उस वक्त। तो मैंने सोचा कि इनको मैं मिलकर इनसे बातचीत करती हूँ, इनको पर्सनली पूछती हूँ। मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी समझ है कि इतिहास में पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में शायद मेरा ये पहला वर्क होगा जो मैंने पर्सनल इंटरव्यूज़ के ऊपर बेस किया है। और मैंने फिर एक क्वेश्चनेयर बनाया, औरतों को मैंने ढूंढा, उनको मिलने गई और उनसे सवाल पूछा कि आप वो मूवमेंट में कैसे आई, आज़ादी के मूवमेंट में कैसे आई, क्या आपका योगदान रहा, आपने जेल गई, क्या कैसे सफ़र किया। तो उनमें से कुछ औरतें मुझे ऐसी मिली जिनके बारे में सुनकर, जिनकी कंट्रीब्यूशन को सुनकर मेरी रूह कांप गई। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने दुर्गा देवी वोरा को पढ़ा, उनको सुना, उनको मिलने गई, तो उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी रावी के किनारे, लाहौर में रावी के किनारे बॉम्ब ब्लास्ट में वो बॉम्ब टेस्ट करने गए थे, तो उनके हाथ में ही बॉम्ब जो है वो फट गया और देयर एंड देन उनकी वहाँ पर रावी के किनारे भगवती चरण वोरा की डेथ हो गई। तो
उसके बाद उन्होंने मुझे, दुर्गा देवी वोरा ने बताया कि मैंने ना तो अपने हस्बैंड को लास्ट राइट्स उनके किए, क्योंकि क्रीमेट करना आसान नहीं था, पता चल जाता ना। मैं कहती मैं रो भी नहीं सकी, मैं अपने घर में ही रही। मुझे जो दूसरे क्रांतिकारी थे उन्होंने आके बताया कि हमने भगवती चरण वोरा को खो दिया है, तो वो बम ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई है। तो कहते मैंने उनको कहा कि मैं जंगल में जाके देखना चाहती हूँ रावी के किनारे। वो कहते नहीं नहीं, वहाँ आप नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ तो पुलिस पहुँच गई होगी और पुलिस को शक हो जाएगा, हम सब पकड़े जाएंगे। तो वो कहती कि फिर मैं रो भी नहीं सकी, क्योंकि अगर रोती तो सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते, वो पूछते कि भगवती चरण को क्या हो गया, कैसे उनकी डेथ हो गई, कहाँ है डेड बॉडी, तो बहुत सारे सवाल होते। तो कहती ना मैं रो सकी, ना मैं उनको देख सकी, और ना ही मैं उनको लास्ट उनके राइट्स कर सकी। तो कहते मैंने इस दर्द को अपने अंदर पी लिया। उनकी ये बात सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ऐसे लगा कि कैसी धन्य है ये औरत कि जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी देश के लिए। उसके भी हस्बैंड की, वो भी कोई ज़्यादा उम्र की, वो कहती मैं छोटी सी उम्र की थी, महज 24-25 साल की थी। तो मेरे भी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं 27 साल की थी, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे। तो मुझे लगा कि अगर ये इतनी हिम्मत कर सकती हैं मंजू, तुम्हें भी हिम्मत करके ही कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने और भी कई इंटरव्यूज़ लिए, एक सवित्री शर्मा का लिया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जेल जाती थी तो पीछे से जो बच्चे होते थे उनको वो निगलेक्ट हो जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो एक राजेंद्र कौर भट्टल हैं जो हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, उनकी मदर थी हरनाम कौर भट्टल, उनको भी मैंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने भी बताया, कहते कि लाहौर जेल तो हमारा सेकंड होम था। तो वो भी कहती कि भी मेरे बच्चे की डेथ हो गई तो लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उसको क्रीमेट किया मेरी एब्सेंस में। तो ये जो चीज़ें हैं, और कई औरतें थी कि जिन्होंने जेलों में काटा, अपना वक्त बिताया, उनके घर बार भी सब खुर्द पुर्द कर दिए पुलिस ने। तो जो ये औरतों की जो डेडिकेशन थी, उनकी जो कुर्बानियाँ थी देश के प्रति, और उनका जो लॉस था, उसको सुन के कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ी सी एक मानसिक रूप से और थोड़ी सी मुझे एक हिम्मत मिल गई कि अगर ये इस तरीके से ये औरतें अपने आप को संभाल सकती हैं तो मुझे भी थोड़ा सा आगे चलने के लिए अपने आप को संभालना होगा। क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन हूँ और जितने औरतों के इश्यूज़ हैं, कोई उनका सती है, चाइल्ड मैरिज है, कोई उनके फीमेल राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मैं इनको और एक्सप्लोर कर रही हूँ और मैं इनको हाईलाइट भी करती हूँ। तकरीबन मेरे लेक्चर्स जो हैं वो फेमिनिज़म के ऊपर होते हैं। तो क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है, मैंने देखा है कि समाज के कितनी बंदिशें हैं और कितनी लोगों समाज में जीने के लिए कितने आपको इम्तिहान देने पड़ते हैं, उनको भी मैंने खुद फेस किया है। तो आसान नहीं है लोगों को फेस करना, क्योंकि लोग सोचते हैं, लोग ये चाहते हैं कि कोई औरत किसी के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए तो वो हमारी मर्जी पर जिए, बेचारी बन के रहे, वो हमारे से पूछती रहे, मदद लेती रहे। वो मैं तो ये समाज से पूछना चाहती हूँ, ख़ास करके जो हमारी मेल सोसाइटी है, कि आप कौन होते हैं मुझे राइट्स देने वाले? यू आर नोबडी। मेरे राइट्स मेरे हैं, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, थैंक्स टू भीमराव अंबेडकर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वालिटी दी है, ये कहकर वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स इंक्लूडिंग विमेन। तो जब हमें भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दे ही दिए तो मेरा तो किसी भी मेल के आगे इक्वल राइट है। मैं क्यों किसी से राइट्स मांग रही हूँ? मुझे तो अपना प्लेस खुद बनाना है, मुझे अपने राइट्स खुद समाज से छीनने हैं। तो ये जब मेरे मन में आया, इतने साल फेमिनिज़म को पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं बस धीरे धीरे बोल्ड होती गई। वैक्यूम तो है मेरी लाइफ में, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी फिल नहीं होगा। और एक जो मेरी लाइफ में
वैक्यूम के साथ साथ सैडनेस है वो भी ख़त्म नहीं होगी। अगर वो आज होते तो वो 69 इयर्स के होते। तो मैं इन चीज़ों को याद करके फिर मैं वहाँ पीछे चली जाती हूँ, फिर मैं सैड हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अगर वो होते हम ऐसे करते वैसे करते। फिर मेरे मन में बहुत सारे जो है वो बातें आ जाती हैं। मैम आपकी हिम्मत को हम सभी सलाम करते हैं, क्योंकि सोचकर ही रूह कांपने लगती है जो दौर आपने जिया है अकेलेपन के साथ, उदासी के साथ, लेकिन आपने जिस हिम्मत के साथ अपने आप को संभाला है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या अच्छा जीवन दिया है, उसके लिए वाकई हम सलाम करते हैं। मैडम ये बताइए कि पति की मौत के बाद क्या लोगों के व्यवहार में भी कोई बदलाव आया था आपके लिए? हाँ आया था क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बड़े शौकीन थे अच्छी ड्रेसअप होने के, क्योंकि वो IPS ऑफिसर थे, मैं भी बड़ी शौकीन थी। तो हम अच्छी तरह से ड्रेसअप होके वहाँ पार्टीज़ में जाते थे। जब उनकी डेथ हुई तो क्योंकि मेरे पास जो मैंने लाइफस्टाइल था उसी लाइफस्टाइल में जब मैंने जीना शुरू किया तो लोगों को थोड़ा बहुत उनको खटकता था। तो वो ये कई बार कमेंट्स कर देते थे कि ये विडो नहीं लगती। मुझे इस बात का समाज से बहुत गिला है। वो ये नहीं सोचते कि अगर कोई लेडी के किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जीना थोड़ा ना छोड़ सकती है, तो किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को संभालती है। अब जिसके ऊपर बीती है वही ये बता सकता है, जिसने झेला है वही बता सकता है। अब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वैसे मेल से ज़्यादा तो फीमेल्स बातें करती हैं। मेल शायद कम करें, फीमेल्स ज़्यादा बातें करती हैं। उनको लगता है देखो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब उनको ये नहीं पता होता फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस फ़र्क को हर औरत अपने तक सीमित रख के वो किसी ना किसी तरीके से बाहर समाज में दोहरा चेहरा लगा के निकलती है। अपने दुख को घर में छोड़ के वो अपने आप को तैयार होके बाहर निकलती है। तो उसके लिए आसान नहीं होता, मुझे पता है क्योंकि मैंने भुगता है। आसान नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए बाहर तैयार होके जाती है कि लोग उसको, अगर ना तैयार होके जाए तो कह देंगे तो बेचारी ना जब से इसके हस्बैंड की डेथ हुई है तो रुल गई, तो फिर ऐसे कहना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया जो है वो दो धारी तलवार है, इधर से भी काटती है इधर से भी काटती है। तो अगर अच्छी तरह से ना तैयार होके जाओ तो वो कहेंगे ये रुल गई। अगर अच्छी तरह से तैयार होके जाओ, आप किसी को ना हो करो, किसी की परवाह ना करो, तो फिर कहेंगे इसको फ़र्क नहीं पड़ा, इसको तो अपने हस्बैंड की कोई याद ही नहीं है, तो ये तो विडो लगती ही नहीं है। 100 ऐसे सवाल करेंगे। इसके अलावा समाज में और भी कई चीज़ें हैं। जैसे कहीं मैं शादी ब्याह में जाती थी तो हमारे कोई रिश्तेदारी में ही शादी थी, तो वहाँ कोई रस्में हो रही थी, तो मुझे कहते तुम उठ के बाहर चले जाओ। अच्छा। क्योंकि मैं अभी तुम विडो हो, तुम उठ के बाहर चले जाओ। तो फिर उस वक्त आपको जो सारा दर्द है ना, जो आपने इतना अपने आप को संभाल के कहीं जाते हैं, वो सारा दर्द आपके सामने आके खड़ा हो जाता है जब आपको कोई ये कहता है कि आप बाहर चले जाओ, आप इस चीज़ को हाथ ना लगाओ क्योंकि आप विडो हो। तो फिर ये चीज़ें जो है ना समाज की, फिर मैंने उसके बाद फंक्शंस में लोगों के जाना ही छोड़ दिया था कि अगर ठीक है, अगर समाज का ये एटीट्यूड है एक विडो के लिए, कोई मेरा कसूर तो नहीं है कि मैंने थोड़ा ना कहा था भगवान को कि तुम मेरा हस्बैंड छीन लो। तो ये चीज़ें समाज में जो है वो बहुत पिंच करती हैं और आपका सारा दर्द आपके सामने लाके खड़ा कर देती हैं। जो आप संभालने की भी कोशिश करते हैं तो भी आप संभल नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत दर्द देती हैं। नहीं, ऐसा क्यों है कि हम क्यों नहीं बदल रहे? 21वीं सदी में भी हम बदल सकते ही नहीं। हमारी सोच, क्योंकि हम डरते हैं। जब दूसरों के साथ होता है तो हम उस बात के लिए हम कानून बना देते हैं, जब अपने साथ होता है तो हम उन कानूनों को मानते नहीं हैं। हम दोहरे समाज में जी रहे हैं, हम दोहरी नीतियों में जी रहे हैं। जब हम ये समझने लग जाएं कि जो इस लड़की के साथ हुआ है वो हमारे घर में भी किसी के साथ हो सकता है, हमारी लड़की के साथ भी हो सकता है, अगर मेरे साथ हमारे साथ नहीं हुआ या मेरी बेटी या पोती के साथ या किसी के साथ हो सकता है, अगर हम ये समझने लग जाएं तो हम अपने आप ये सारे जो ये घटिया रीति रिवाज हैं इनको अपने आप छोड़ देंगे।
लेकिन हम ये सोचते नहीं है, क्योंकि हमने तो सुख के पट्टे लिखवाए हुए हैं। जो इंसान सुखी है ना, वो सोचता है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, तो मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं होगा, इनके साथ जो हुआ है ये इन्हीं के साथ ही होना चाहिए। तो फिर वो कैसे, वो क्यों नहीं रूल्स बनाएगा। जी बिल्कुल। आपने कितनी पिक्चर्स देखी होंगी। मेरे ख्याल एक पिक्चर आई थी, बहुत साल पहले आई थी, प्रेम रोग, जिसमें वो हेड शेव कर देते हैं। तो वो कहते हैं भाई मैंने भी तो हेड शेव करवाया था, तो इस लड़की को भी करवाना चाहिए, हम सब ने करवाया। वो ये नहीं सोचते कि हमने करवाया तो अब ये इनको घटिया रीति रिवाजों को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे रीति रिवाज जो हैं वो तब तक बंद नहीं होंगे जब तक कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेगा कि नहीं हमने इनको बंद करना है, ये सब बेतुकी बातें हैं, तो तब तक ये बंद होंगी नहीं। मैम, आपने ज़्यादातर रिसर्च की है औरतों पर। आपने उन औरतों से भी बात की है जो कि फ्रीडम फाइटर रही हैं। आपको क्या लगता है, तब की औरत और आज की औरत में कोई अंतर आया है, या फिर समाज ने उन्हें अलग स्थान दिया है? औरत की स्थिति के बारे में क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता कोई बहुत अंतर नहीं आया। वैसे तो जिन औरतों से मैंने बात की वो तो बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी की थी। उस वक्त तो औरतों को, लड़कियों का बर्थ ही अच्छा नहीं समझा जाता था। अगर लड़की कोई पैदा होती थी, कई फैमिलीज़ ऐसी थी जो लड़की को पैदा होते ही मार देते थे, तो उसको अख का दूध पिला देते थे, या फिर उसको अफीम ज़्यादा खिला के सुला देते थे, या फिर किसी के घर में लड़कियां ही पैदा होती थी तो उसको, लड़की को वो घड़े में बंद कर देते थे। घड़े में बंद करके उसको एक वो जो उसकी रुई होती है उसकी बाती बना के उसके हाथ में दे देते थे, और मुंह में गुड़ लगा के उसको घड़े में बंद करके किसी पेड़ के नीचे उसको दबाते थे। और पंजाब में खास करके कि गुड़ खाई पूनी कत्ती आप नाई वीरानु घत्ती, मतलब क्योंकि लगातार उनके घर में बेटियां हो रही हैं, अब तुम खुद नहीं आना, अपनी भाई को भेजना, ये वो टूना करते थे। या फिर अगर बच जाती थी लड़कियां, नहीं मारते थे, तो उसकी चाइल्ड मैरिज थी, यहाँ तक कि 0 to 6 ईयर में उनकी मैरिज हो जाती थी। मैंने बहुत जो इंटरव्यू लिए उनसे भी पूछा, तकरीबन औरतें जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया उन्होंने बताया कि हमारी 10-11 साल की उम्र में शादी हो गई थी, और फिर बाद में 14 साल की उम्र में मुकलावा हुआ। तो ये तकरीबन मुझे लोगों ने बताया। फिर अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी रीमैरिज करते थे, उसमें चादर डालना, ओढ़ना उड़ाना, ऐसी रस्में थी, पंजाब में थी चादर पाना। तो वो जो रीमैरिज करते थे या देवर के साथ या जेठ के साथ करते थे। अगर वो मैरिड भी होता था तो भी कर देते थे। तो आपने वो राजेंद्र सिंह बेदी का नावल पढ़ा होगा, उसमें वो मैली चादर है, ये नावल में यही बात लिखी हुई है। तो ऐसे मैं लक्ष्मी आर्या को मिली, उसने मुझे बताया, कहती कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं उस वक्त 17-18 साल की महज रही होंगी। तो कहते मेरा 6 साल का देवर था, मुझे कहते इसके साथ शादी कर लो। तो मैंने कहा कि मैं इस छोटे से बच्चे के साथ शादी करके क्या करूं, ये मेरे किस काम का है, मैं शादी नहीं करूंगी। वो कहते बड़ा हो जाएगा, कहते नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। कहते मैंने अपने ससुराल का घर छोड़ दिया। फिर मैंने जलंधर में कन्या महाविद्यालय था, वो एक ही स्कूल ऐसा था, विद्यालय ऐसा था जहाँ हॉस्टल भी था। तो कहती मैं वहाँ हॉस्टल में पढ़ी, और उसके बाद मैंने फिर खानपुर में एज ए टीचर ज्वाइन किया। तो उस लेडी ने भी मुझे बहुत कुछ शेयर किया कि मैं यंग एज में विडो हो गई, वो भी, उसका भी इम्प्रेशन मेरे ऊपर बहुत था, मोटिवेशन था उसका लेडी का। तो फिर ऐसे और भी जितनी औरतें थी उन्होंने बताया कि औरतों की जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये तो क्योंकि आर्या समाज ने या जो सिंह सभा मूवमेंट थे उन्होंने औरतों को मोटिवेट किया बाहर निकलने के लिए, या फिर जब गांधी आए तो उन्होंने औरतों को मोटिवेट किया कि नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वो मास मूवमेंट बनाना चाहते थे। तो उन्होंने औरतों को ऐसे प्रोग्राम दिए जिसपे औरतें पार्टिसिपेट कर पाई, स्पिनिंग दिया, वीविंग दिया, या उनको पिकेटिंग का प्रोग्राम दिया, धरने लगाने हैं शराब के ठेके के बाहर, या जो सब विदेशी वस्त्र है उनकी दुकानों के बाहर धरने लगाने। तो जब ऐसे काम करने शुरू किए औरतों ने तो वो इनकरेज हो गई। लेकिन जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। लेकिन वहाँ एक कारण ये भी था कि औरतें उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही वो कोई इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी। अब ज़रा फ़र्क ये आ गया है
अगर हम आज के समाज की औरत की बात करें तो आज औरतें जो हैं मेरी तरह पढ़ी लिखी हैं। मैं भी पीएचडी हूँ, फुली क्वालिफाइड हूँ, मैं मेल के इक्वल हूँ, प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और सारा मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने घर का खर्चा करना, सब कुछ मैंने अपने आप किया है, किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली। वो औरतें अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो वो अपने आप को फिर भी संभाल लेती है, क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब है कि आप अपने खर्चा उठा सकते हैं और आप बहुत तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बच जाते हैं। तो मैं तो लोगों को ये मैसेज भी दूंगी कि अगर जो आज हमारी फैमिलीज़ हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि अगर औरतें आप नहीं भी पढ़ी, अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ। लड़कों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लड़कियों को ज़रूर पढ़ाओ, ताकि अगर कोई भी उनके साथ ट्रेजेडी हो या कोई ऐसी उनके साथ ऊंच नीच हो, तो वो अपनी लाइफ को वो कोई काम कर सकें, कोई जॉब कर सकें और उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैम, आप शुरू से इतिहास के साथ जुड़ी रही हैं, इतिहास के विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, अब भी पीएचडी करवा रही हैं, इतिहास की किताबें लिखती हैं, तो फिर कल्पना की उड़ान कैसी भरनी शुरू की? कैसे ऐसे हो गया कि आपने इतिहास की किताबें लिखने के साथ साथ कविताएं लिखना शुरू कर दिया, और वो भी इतनी भावुक? ये जो आपकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, ये कैसे आया? ऐसे था कि इमोशनल तो मैं बहुत हूँ, शुरू से ही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 28 सितंबर 1981 को मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं बहुत टूट गई थी। मैं इतनी ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड थी कि मुझे, जब मैं डिपार्टमेंट जाती थी तो मुझे ये नहीं पता होता था मैं चल रही हूँ या मैं कैसे जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन ग्रेजुअली मैंने अपने आप को जब स्टडीज़ में इन्वॉल्व किया, रिसर्च में इन्वॉल्व किया, या मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, या मैंने लोगों को रिसर्च करवानी शुरू की, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। तो भावुक तो मैं शुरू से थी, अपने दर्द को मैं सिर्फ पी गई। तो 40 साल हो जाएंगे मेरे हस्बैंड की डेथ को, सितंबर में 40 साल हो जाएंगे। तो जब मैं अगस्त 2019 में रिटायर हुई, मैं सडनली फ्री हो गई। रिटायरमेंट के बाद मुझे जो एकेडमिक वर्क्स थे उनसे मैं बिल्कुल फ्री हो गई, मेरे पास कोई काम नहीं था। तो रिटायर होके जब मैंने यहाँ ओमिक्स में शिफ्ट किया, तो यहाँ अकेले होने की वजह से, यूनिवर्सिटी में रहती थी तो कोई ना कोई मिलने भी आ जाता था, और फिर यहाँ जब मैंने शिफ्ट किया तो कुदरती कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, ना मैं कहीं जा सकी ना कोई मेरे पास आ सका। तो मुझे बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। भावुक पहले से ही थी, कल्पना भी करती रहती थी, शुरू से ही करती थी कि ऐसे नहीं है कि पहले नहीं की। हर दिन 40 सालों तक मैं अपने दर्द को अंदर ही अंदर समेटती रही, पीती रही दर्द को। और जब भी मैं, हर दिन मैं ये सोचती थी, जब कभी उनका बर्थडे आता था मेरे हस्बैंड का, या जब उनकी डेथ एनिवर्सरी आती थी, या मैं कोई इंसिडेंट याद करती थी, क्योंकि वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे। तो जब मैं उस पर्टिकुलर जगह पर जाती थी जहाँ हम मिलते थे, जहाँ हम बैठ के चाय पीते थे, एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में के बैक साइड पर एक कैंटीन है, वहाँ पर गुलाटी की कैंटीन होती थी। तो जब मैं उन जगह को, उस जगह पर जाती थी, उसको कैंटीन को देखती थी, तो मुझे वो सारी बातें याद आ जाती थी। तो उन चीज़ों को देखकर मैं अंदर ही अंदर कुछ सोचती थी कि हम यहाँ बैठ के चाय पीते थे, पर मैंने लिखा नहीं था कुछ। तो जब मैं रिटायर हो गई तो उन्हीं सारी चीज़ों को जब एक एक करके मैं याद करने लगी कि कैसे हम मसूरी में गए, हमने पहला अपना प्रेम का आशियाना बनाया, फिर मैंने उसके ऊपर कविता लिख दी कि क्योंकि जब शादी के बाद मेरे हस्बैंड, उस वक्त जब हमारी मैरिज हुई, 7 मार्च 1977 को हमारी मैरिज हुई, तो उस वक्त वो वहाँ पर मसूरी में एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ट्रेनिंग में वाइफ को नहीं रख सकते साथ, क्योंकि हॉस्टल में रहना पड़ता है। मसूरी एकेडमी में ट्रेनिंग थी, तो बाहर 3-4 और भी उनके बैचमेट्स थे,
उन्होंने सबने मिलकर एक फर्निश्ड जो है फ्लैट वहाँ पर ले लिया था। तो वहाँ हम 3-4 लोगों ने शेयर किया उस फ्लैट को। अलग अलग बेडरूम्स थे, कॉमन किचन था, कॉमन ड्राइंग रूम था। तो वहाँ पर वो टीन की जो छत है, वो टीन की छत वाला फ्लैट था उस वक्त। ये 77 की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ हमने अपना पहला घर बनाया। तो उसके ऊपर कल्पना, वो ये कल्पना नहीं है, कल्पना तो मैंने अपने शब्दों में दी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी कविताओं में आपको वास्तविकता मिलेगी। तो मैंने उस अपने पहले आशियाने को अपनी कविता में लिख दिया, प्रेम का पहला आशियाना लिख दिया। फिर जब हम आगरा में ट्रांसफ़र हुए, हम ताजमहल को देखने गए, तो जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये बहुत मुमताज़ और शाहजहाँ का, तो उसके ऊपर मैंने फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको देखकर। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि सब अलग हो जाते। तो मुझे नहीं पता था कि हम भी अलग हो जाएंगे। तो उसको मैंने फिर अपनी कविता में लिख दिया। फिर अब जैसे मैंने सोचा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अगर आज वो होते तो उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते, वो कैसे लगते, उसको मैंने अपनी कविता में दे दिया। तो मोस्टली जो कविताएं हैं, कल्पना भी है, लेकिन बहुत कुछ उसमें मैंने वास्तविकता को भी शामिल किया है। तभी कहते हैं कि जो साहित्य है समाज का दर्पण होता है। साहित्यकार जो है अपने आसपास जो है सब कुछ देखता है, महसूस करता है और फिर उसे अपने शब्दों का रंग जो है वो दे देता है। बहुत सारी ऐसी मैंने कविताएं जो है वास्तविकता है, थोड़ा बहुत मैंने दिया है, लेकिन ज़्यादातर उसमें आपको कोई मेरी 52-53 के करीब पोइम्स हो चुकी हैं जिसको मैं अब पब्लिश करवाने लगी हूँ। तो उनमें ज़्यादातर वास्तविकता है, कल्पना कोई एक आध वर्ड्स की कल्पना है, ज़्यादातर उसमें आपको वास्तविकता ही मिलेगी। मैं अपने अंदर समेटती रही, तो उस दर्द को आज मैं शब्दों में लिख रही हूँ। बल्कि मुझे कई बार तो ऐसे लगता है कि मेरे जो शब्द हैं वो कम पड़ गए हैं, कि मैं अभी भी मैं अपने दर्द को शब्दों में पिरो नहीं पा रही। मैं कई बार, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कि कई बार मेरा दिल करता है मैं ज़ोर से रोऊँ और मैं रो कर लिख दूँ कि मेरे जो आंसू हैं वो मेरे शब्दों को भिगो दें। तो इस तरह का भी मैं सोचती हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लिखूं और लोगों तक मैं अपनी बातें जो हैं वो पहुंचा सकूं, कि मैं इतने साल 40 सालों तक मैं कैसे जी पाई। बिल्कुल, और वाकई ही लोगों को जहां आपकी मानसिक स्थिति का पता चलेगा, वहीं उन्हें भी एक हिम्मत मिलेगी कि जैसे आपने हिम्मत नहीं हारी अपनी ज़िंदगी में, वो भी कभी भी हिम्मत ना हारे अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका उनकी ज़िंदगी में आता है। तो मैम कुछ लाइनें हमारे साथ शेयर करें। मैंने सोचा कि मैं बूढ़ी हो गई, अगर वो होते तो वो भी ऐसे मेरी तरह बूढ़े हो जाते, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते, पर वो तो 29 साल की उम्र में चले गए। तो मैंने फिर ऐसे सोचते सोचते, क्योंकि एक बार मैं ऐसे शीशे में देख रही थी कि अरे सारे बाल सफ़ेद हो गए, कितनी बूढ़ी हो गई मैं। तो मैंने कहा अगर वो होते 69 ईयर्स के होते तो वो भी ऐसे ही बाल उनके सफ़ेद हो जाते। तो फिर उसके ऊपर मैंने एक कविता बनाई, तुम अगर होते। तुम अगर होते, तुम और तुम्हारी तस्वीर से अक्सर मैं बातें करती हूँ। तुम और तुम्हारी तस्वीर से अक्सर मैं बातें करती हूँ। तुम अगर होते तो कैसे लगते, तुम अगर होते तो कैसे लगते, तुम साथ होते तो बात कुछ और होती। तुम अगर होते तो जीवन बहार होता, गुलो गुलजार होता। उम्र के इस पड़ाव पर तुम अगर होते तो कैसे दिखते, मैं तो बूढ़ी हो ही गई हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर तुम अगर होते तो कैसे दिखते। दर्पण में जब खुद को देखा सफ़ेद बालों में, दर्पण में जब खुद को देखा सफ़ेद बालों में, तो ख्याल आया तुम अगर होते तो सफ़ेद बालों में कैसे लगते। तुम अगर होते तो सफ़ेद बालों में कैसे दिखते। तुम्हारी घनी काली मूँछें, उनको मूँछों का बहुत शौक़ था, तुम्हारी घनी काली मूँछें जो तुम्हें बेहद प्रिय थी। तुम्हारी घनी काली मूँछें जो तुम्हें बेहद प्रिय थी, चांदी सी चमकती। तुम अगर होते तो उम्र के इस दौर में
कर्तव्य बोध से मुक्त होकर बाहों में बाहें डाले। तुम अगर होते तो कर्तव्य बोध से मुक्त होकर उम्र के इस पड़ाव पर बाहों में बाहें डाले, अपनी सुखद स्मृतियों को पुनरावृत्ति करते। अपनी सुखद स्मृतियों की पुनरावृत्ति करते तुम अगर साथ होते। याद है तुम्हें मुझे रूठना बहुत पसंद था। याद है तुम्हें मुझे रूठना बहुत पसंद था और तुम्हें मनाना। कितने मनुहार करते थे जब मैं रूठ जाती थी। कितने मनुहार करते थे और कभी कहते थे अगर मैं रूठा तो तुम कभी मना ना पाओगी। कितने मनुहार करते थे और कहते थे कि अगर मैं रूठा तो तुम कभी मना ना पाओगी। क्या ये तुम्हारे अंतर्मन का विचार था? क्या ये तुम्हारे अंतर्मन का भाव था? कोई दैविक भावी जो तुम्हारे मुंह से निकलती थी और तुम कहते थे कि मैं अगर रूठा तो तुम कभी मना ना पाओगी। शायद इसीलिए इतनी शिद्दत से चाहते थे, इतनी तन्मयता, इतने पागलपन की हद तक चाहते थे। एक पल भी आंखों से ओझल नहीं करते थे। तुम तो कहा करते थे कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तुम तो कहा करते थे मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और ना तुम्हें होने दूंगा। शायद इसीलिए यौवन में ही तुम तो ऐसे रूठे। शायद यौवन में ही तुम तो ऐसे रूठे कि मैं यौवन में ही वृद्धा हो गई। हाय काश तुम अगर होते तो बात कुछ और होती। तुम अगर होते तो बात कुछ और होती। ज़िंदगी गुलो गुलजार होती तुम अगर होते। खूब, शब्द ही नहीं है अब हमारे पास इसका ज़िक्र करने के लिए। बहुत ही खूब लिखा है आपने अपने दिल का हाल, और जो आप सोचते हैं अकेलेपन में, तन्हाइयों में, उनको कागज़ पर आपने जो उतारा है वाकई ही बाकमाल है। बहुत खूब। बताइए कि ऐसी कौन सी ख्वाहिशें हैं आपकी जिन्हें अब आप पूरा करना चाहती हैं आने वाले समय में? ख्वाहिशें तो मेरी बहुत हैं जी। एक तो मैं अभी तो मैं ये साहित्य का कर ही रही हूँ। पोइट्री मेरी छपने देने लगी हूँ। मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख रही हूँ, तो हिंदी में लिख रही हूँ। वैसे पंजाबी भी मेरा सब्जेक्ट, मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज तो पंजाबी रही है। बेसिकली मैं फ़िरोज़पुर बॉर्न हूँ, पंजाब को बिलोंग करती हूँ और मुझे अपने पंजाब पर बहुत मैं प्राउड हूँ अपने पंजाब पर, क्योंकि मैं पंजाब की बेटी हूँ। तो मैं पंजाबी भी लिख सकती हूँ और लेकिन यह है कि लिखती मैं हिंदी में हूँ। अभी मैंने हिंदी में शुरू किया है, करूँगी पंजाबी में भी करूँगी। तो और जो अभी तो मैंने वो शुरू की हुई है अपनी ऑटोबायोग्राफी। फिर वैसे मैं कुछ सोशल वर्क भी करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं सिंगल सैलरीड होके अपना सब कुछ कर चुकी हूँ, अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से अपना ये रिटायरमेंट के बाद का जो फ्री समय है मैं वहाँ जाऊँ, गाँव में जाऊँ, उन औरतों को बताऊँ और उनको कहूँ कि आप ये काम कर सकती हैं या इस कुटीर उद्योग में काम कर सकती हैं, या गांव में जो महिला सरपंच है या महिला पंच है, वो सरपंच तो हैं, पंच तो हैं, लेकिन मुझे लगता है हमने थोड़ा कुछ सर्वे किया था, वो उनका जो राइट्स हैं वो उनको यूज़ नहीं कर रही। उनके राइट्स उनके हस्बैंड या बेटा या ब्रदर करता है या फादर इन लॉ करता है, वो खुद सरपंच का काम नहीं करती। तो मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि यू शुड कम फॉरवर्ड, बल्कि तुम एक औरत हो, तुम भी बोल्ड बनो और अपने गांव की औरतों को भी बोल्ड बनाओ, तभी बात बनेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है कि मैं खुद अपनी गाड़ी उठाऊं और गांव में चली जाऊं, क्योंकि मैं इतनी रिसोर्सफुल नहीं हूं। तो अगर मुझे कहीं पंजाब सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पंजाब सरकार मुझे कुछ थोड़ा सा
रिसोर्सेज दे दे या मुझे किसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे दे कि मैं मदद कर सकूं, तो मैं गांव-गांव जाके औरतों को एजुकेट करना चाहती हूँ। वाकई ही दोस्तों बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद दुखों में जीकर फिर भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैडम, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि देखो, लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी होती है वो तो पूछ के नहीं आती। किसी भी लड़की के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं उस वक्त महज 27 साल की थी, छोटे छोटे मेरे उस वक्त बच्चे थे। बेटी 2 साल की थी, बेटा 3.25 साल का था, और शादी भी हमारी 4.5 साल हुए थे। तो इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ हादसा हुआ, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हिम्मत हारने की बजाय या लोगों को सुनने की बजाय अपने आप में एनर्जी गैदर करके ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है दुख तो है ही है, उसके साथ जीने की आदत तो डालनी पड़ेगी। तो मैंने भी अपने आप को उस दुख के साथ भी जिया है और अपनी हिम्मत भी जुटाई है। लोगों से भी, कुछ लोगों के एग्जाम्पल से भी मैंने हिम्मत ली है। और मैंने पीएचडी भी बाद में की है, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद की है। 1990 में मैंने पीएचडी की है। तो अब मैं 67 साल की हो जाऊंगी। तो अभी भी मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी भी मुझे बुला के कोई काम देती है कि मैडम आ जाओ हमारी क्लासें पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा सकती हूँ। अच्छा टाइम भी होगा यूटिलाइज, और मैं कुछ करके भी दिखा पाऊँगी। और वाकई दोस्तों, आज की गुफ्तगू से यही बात सामने आई है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैडम ने सपने देखे थे, अभी नई नई शुरुआत हुई थी उनकी नई ज़िंदगी की, लेकिन एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। लेकिन अगर नहीं बदला था तो वो उनका जज्बा, नहीं बदला था तो उनकी हिम्मत और उनके हौसले के कारण ही आज वो जहाँ जिस मुकाम पर खड़ी है उसके लिए सलाम तो बनता ही है। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।